नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलिए, आप लोग जानते होंगे कि सीईटी की डेट तो आपको पता ही चल गई होगी, जो कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए उसी के साथ हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी बच्चे जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसी के साथ देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आपको डेली की एक क्लास थ्योरी की मिलेगी और एक आपका प्रैक्टिस सेट होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में क्षेत्र के संदर्भ में ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो सेकंड आ गया था। निम्नलिखित में से किसे यारलुंग तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका दूसरा नाम यारलुंग तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होंगे, हमारे पास ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और सतलज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हमारी निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। भूमि क्षेत्र के संदर्भ में विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। कौन सा, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उसमें से हमें बताना है कि क्षेत्रफल में भूमि क्षेत्र के संदर्भ में सबसे छोटा देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके वेटिकन, मोनाको और नाउरू और तुवालू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेटिकन सिटी। जो कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है ये वेटिकन सिटी, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। क्लियर है, ये यूरोप महाद्वीप में है ये वेटिकन सिटी, जो भूमि क्षेत्र के संदर्भ में सबसे छोटा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ग जिसे अटल सुरंग के नाम से अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया है, वो डैश दर्रे से गुजरती है। मार्ग जिसे अटल सुरंग के रूप में नाम दिया गया है, वो कौन से दर्रे से होकर गुजरती है, आपका क्वेश्चन है ये। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, सिपकिला, जेलेपला या फिर रोहतांग या फिर अधिल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, रोहतांग दर्रा। क्या होगा, रोहतांग दर्रा। अब बात करते हैं अटल सुरंग की। तो अटल सुरंग है वो किस किस को जोड़ती है, तो अटल सुरंग हमारे लेह और मनाली को जोड़ती है। अटल सुरंग लेह और मनाली को जोड़ती है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, टेलीविज़न चित्र की तीक्ष्णता कहलाती है, क्या कहलाती है, रंग, स्पष्टता, ग्राफिक्स या रिजोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, रिजोल्यूशन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नहीं की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, उनमें से किसको नहीं मिला है हमें ये बात करनी है। तो हम अपने ऑप्शन के साथ चलते हैं। सबसे पहले देखिए अमर्त्य सेन। क्या अमर्त्य सेन को नहीं मिला है, तो इनको मिला है 1998 में, 1988 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर क्षेत्र पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को देखिए 1979 में सम्मानित किया गया है नोबेल पुरस्कार से। किस क्षेत्र में, तो पीस के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा सीवी रमन। तो सीवी रमन को देखिए, इनको भी 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए, फिजिक्स में रमन प्रभाव की खोज के लिए सम्मानित किया गया है इनको। फिर बात आती है महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी को 1937 में, 1938 में, 1937, 38 और 39 और 1947
4 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, बट अफसोस की बात क्या है कि इनको एक बार भी सम्मानित नहीं किया गया। 4 बार नॉमिनेट किया गया है महात्मा गांधी का नाम, लेकिन एक बार भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हमसे पूछा क्या गया है कि किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है? महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका नाम 4 बार नॉमिनेट किया गया था। कब? 1937 में, 38 में, 39 में और 1947 में। 47, ये 1947 रहेगा यहाँ। क्लियर है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन के साथ देखिए आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में कौन से स्थान पर रहा है? खुशहाली रिपोर्ट में देखिए भारत हमारा कितना खुश है, वो चीज़ देखनी है आपको। तो उस रिपोर्ट में हमारा भारत कौन से स्थान पर रहा है? 139, 139वें नंबर पर रहा है। कितने देशों में से, कुल कितने देश थे जिनमें से 139वें नंबर पर हमारा भारत रहा है? तो कुल 149 देशों में से 139वें नंबर पर भारत का 139वां स्थान भारत का था। अब बात करते हैं सबसे खुशहाल देश कौन सा था? तो सबसे खुशहाल देश था फिनलैंड। क्लियर है? कौन सा? फिनलैंड। अब फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे था। अब बात करते हैं सबसे दुखी देश की, जो कि 149वें नंबर पर रहा है, वो कौन सा है? अफ़गानिस्तान। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में पहली ब्रिटिश फैक्ट्री डैश में शुरू की गई थी। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई थी, ये बताना है। तो पहली ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ शुरू कर गई थी? सूरत, गुजरात में। चलिए आगे बढ़े इसी के साथ। राष्ट्रीय पोषण रणनीति डैश द्वारा प्रकाशित की गई थी। जो राष्ट्रीय पोषण नीति है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, आपको ये चीज़ बतानी है। तो ऑप्शन देखिए, क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा, अखिल भारतीय खाद्य प्रोसेसर संघ के द्वारा, या फिर नीति आयोग के द्वारा। देखिए आपको तीनों ऊपर के ऑप्शन हैं वो मिलते जुलते लगते हैं, जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास क्या रहेगा? डी ऑप्शन, नीति आयोग। क्या रहेगा? नीति आयोग के द्वारा। अब नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नीति आयोग मैंने पहले की वीडियो में भी कराया हुआ है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1978 में, 1987 में, 1991 में, या फिर 1996 में। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1987 में। 1987 में। अगर डेट पूछ ली जाती है तो हमारी डेट क्या रहेगी? 30 मई। 30 मई को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किसको? गोवा को। अब बात करते हैं 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। साथ में इम्पोर्टेंट बात क्या है? और दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 30 मई 1987 को ही। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ठीक है। फिर अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है, एक जो गोवा है वो भारत का सबसे क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है, कौन सा है? गोवा। क्लियर है। फिर देखिए 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। किसको? गोवा को। कैसे आज़ाद कराया गया? इसको आज़ाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? अगर क्वेश्चन ये आता है आपके पास तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसको आज़ाद कराने के लिए? विजय ऑपरेशन। ठीक है, विजय ऑपरेशन चलाया गया था। और कब पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ ये? 1961 में। 1961 में तो पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। अगर डेट पूछी जाती है तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। ये तो पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। और अगर आपसे पूर्ण राज्य का दर्जा पूछा जाए तो कब बना है पूर्ण राज्य? ये 1987 में, 30 मई 1987 को। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लो। किस भारतीय महिला ने 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? उस महिला का नाम बताना है जिसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? मैरी कॉम, PV सिंधु, लेवलिना बोरगोहेन या फिर मीराबाई चानू। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? मीराबाई चानू। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, मीराबाई चानू। ठीक है, इसी के साथ देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा 2022 के एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभंकर द स्पोर्ट्स ट्रिपलेट्स में से एक नहीं है? आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम क्या चीज़ याद रखनी है? नहीं, नहीं पे फोकस करना है कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो नहीं में देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? किन चेन, जो कि कहाँ है? फोर्थ ऑप्शन में है आपका किन चेन। ये आपका आधिकारिक शुभंकर द स्पोर्ट्स ट्रिपलेट्स में से एक नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह डैश का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो किसका किया है? करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? EOS-04, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्वास के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई है? तो वो कौन सी शैली है? अभी देखिए, इनमें से 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या वो मणिपुरी है? ये हैं क्या आपके शास्त्रीय नृत्य हैं? मणिपुरी, सत्रिय, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम। तो आपको 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव द्वारा वैष्णव विश्राम के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई कौन सी शैली पेश की गई है? वो है आपकी सत्रिय शैली। ठीक है, ये भारत की शास्त्रीय नृत्य है जो असम में की जाती है। सत्रिय कहाँ पे की जाती है? असम में। ठीक है, असम में। ये भारत की क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुरी को कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कहाँ की है? तो मणिपुरी है, मणिपुर की ही। मणिपुरी कहाँ की है? मणिपुर की। सत्रिय कहाँ की हो गई? असम की। ऐसे ही मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ की है? कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? केरल। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ की है? तमिलनाडु। क्लियर है ये चीज़? तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 फरवरी 2022 को जारी किए गए EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। कौन सा देश रहा है? 4 ऑप्शन में हमारे पास, उनमें से कौन सा देश रहा है? नॉर्वे। अब बात करते हैं कि EIU के लोकतंत्र सूचकांक में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? तो कितने देश थे? 165 देश। कुल कितने देश थे? 165 देश। अब बात आती है भारत की। ये तो शीर्ष पर मतलब फर्स्ट नंबर पे तो कौन रहा है? नॉर्वे। ये बात हमने कर ली। बट हम अपने भारत की भी बात करते हैं। तो हमारा भारत कौन से नंबर पे रहा है? तो इंडिया है 46 नंबर पे। कौन से नंबर पे है? 46वें नंबर पे भारत रहा है। तो अगर आपसे भारत की बात पूछी जाती है तो आंसर होगा 46, और आपसे शीर्ष पूछा जाता है नंबर 1 पे कौन सा देश रहा है, तो आप बताएंगे नॉर्वे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पंचायती राज मंत्री कौन है? हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? तो कौन है? ऑप्शन देखिए, गिरिराज सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, नरेंद्र सिंह तोमरी या फिर अर्जुन मुंडा। तो आपके पंचायती राज मिनिस्टर कौन होंगे? करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? गिरिराज सिंह। करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? गिरिराज सिंह, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
RAMP कार्यक्रम को हाल ही में किस संदर्भ में देखा गया है? तो किस संदर्भ में देखा गया है? क्या बैंकिंग प्रणाली को बेहतर डिजिटल बुनियादी ढांचा है, या फिर भारत में MSME की स्थिति में सुधार करना है, या कृत्रिम परिस्थितियों के तहत समुद्री आवास की उर्वरकता है, या फिर ढांचागत परियोजनाओं में तेजी है? तो RAMP कार्यक्रम को किस संदर्भ में देखा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भारत में MSME की स्थिति में सुधार करने के लिए। जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस? ऑप्शन देखिए आपके पास क्या है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? 10 दिसंबर। अब बात करते हैं 10 दिसंबर की। तो इस दिन देखिए और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व मानव अधिकार दिवस। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस और दूसरा विश्व मानव अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 49वें अकादमी पुरस्कारों में नामांकित होने वाली भारतीय फिल्म कौन सी है जो कि 94वें अकादमी पुरस्कार में नामांकित की गई है? ये ऑस्कर अवार्ड के लिए चुनी गई है। कौन सी फिल्म है वो? तो ऑप्शन है हमारे पास जय भीम, मराकर अरबी कादलते सिंघल या कर्णन, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो देखिए जय भीम को और मराकर अरबी कादले सिंघल, इन दोनों फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, नामांकित किया गया है 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए। तो ए और बी आपके दोनों रहेंगे। कौन सा? जय भीम भी और मराकर अरबी कादले सिंघल भी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में ICC अंडर 19 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो बात करते हैं अंडर 19 विश्व कप की, जो कि कहाँ आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज़ में। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? वेस्ट इंडीज़ में इसको आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं किसके किसके बीच में हुआ ये और किसने जीता। तो ये भारत और इंग्लैंड, भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर ये खिताब जीता था। कौन सा? ICC अंडर 19। किसने जीता? भारत ने जीता। ये बात आ गई। किसको हराकर जीता? इंग्लैंड को हराकर जीता। और कितने विकेट से हराकर जीता? 4 विकेट से हराकर। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं। भारत ने इसको 4 विकेट से हराकर जीता और भारत इसको पहले भी 4 बार जीत चुका है। इस बार ये कौन सा था? 5वीं बार जीता है ये। इस बार 5वीं बार है। इससे पहले भी 4 बार ये खिताब भारत अपने नाम कर चुका है। क्लियर है? तो आगे बढ़े इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोर्ट? कौन सा पहला बंदरगाह है स्वतंत्रता के बाद? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मोरमुगांव बंदरगाह या फिर तूतीकोरिन बंदरगाह? तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। अब बात करते हैं कांडला बंदरगाह की। ये गुजरात में है। इसका नाम कुछ दिन पहले इसका नाम चेंज कर दिया गया। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया। नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया इसका नाम बदलकर। ठीक है, तो आज के हमारे 20 क्वेश्चंस थे। आप अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके कितने क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट आपके भी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, एक थ्योरी की और एक आपका
प्रैक्टिस सेट। चलिए नेक्स्ट आपके जो अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे, इससे आगे टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। आज के 20 थे, बाकी अब से हम 50 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।